नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दी सब्सक्राइब और प्रेस कर दी बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन समझेंगे, उसके नेचर, उसके पर्पस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे। जो उसके टाइप्स होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, साथ में उनका मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझेंगे। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से कि ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग से हम लोग क्या समझते हैं और ये मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट है। तो मैनेजमेंट का ये दूसरा नंबर पार्ट है। पहला प्राइमरी जो पार्ट था वो हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने प्राइमरी में पढ़ा था प्लानिंग क्या होता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका सीईओ होता है, जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या प्लान करते हैं कि अपने गोल तक पहुंचे। दूसरा बार कि ऑर्गेनाइजिंग में कि वो किस तरीके से अपने गोल तक पहुंचेंगे प्रैक्टिकली, वो हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। ये चैप्टर 2 है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग Organizing can be defined as a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs, working relationships, and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results, goals. यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग को क्या कहा जा रहा है कि वो एक तरह का प्रोसेस में डिफाइन किया जाता है, जहाँ पे उसका काम होता है इम्प्लीमेंट करना उसके प्लान्स में। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लान बनाता है उसके साथ, अब वो जो प्लान बनाया कि मुझे ये सारा गोल है, मुझे ये सारा चीज़ पे काम करना है, उसने डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब उस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा पर्टिकुलर आदमी सही है, उसको काम देना, उसके जॉब को क्लेरिफाई करना, उसके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, इफेक्टिवली बनाना, और जितने भी तरह के रिसोर्सेस है उसको प्रोवाइड करना, और साथ में ये डिसाइड करना, ये आइडेंटिफाई करना कि वो बंदा उस गोल के लिए सही है या नहीं, या फिर वो बंदा उस गोल को अचीव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो ये एक हायरार्की फील्ड में होता है। हायरार्की जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर मिडिल लेवल, उसके बाद लोअर लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर 3 मैनेजर्स काम कर रहे हैं सपोज मान लीजिए, और उन 3 मैनेजर्स के अंदर नीचे और 2-2 करके एक एक आदमी के अंदर 2-2 लोग जॉब करें। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क जैसा चलता है कि उनका इस नेटवर्क पे कैसा काम हो रहा है, उस नेटवर्क में कैसा काम हो रहा है, और उस नेटवर्क में कैसा काम हो रहा है। यानी कि ए नेटवर्क, बी नेटवर्क, सी नेटवर्क, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये होता है डेफिनेशन। अब हम लोग उसका नेचर को समझेंगे, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल भी बोल सकते हैं, या फिर पर्पस भी बोल सकते हैं। तो पहला पर्पस या फिर नेचर क्या आ जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क में टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो काम बांट देता है सभी को। जैसे कि आप स्कूल का ले लीजिए, स्कूल के हेड मास्टर होते हैं, हेड मास्टर के नीचे जो टीचर्स होते हैं कि एक को मैथ्स पढ़ाना है, एक को इंग्लिश, एक को हिंदी, एक को ज्योग्राफी, एक को हिस्ट्री, एक को हिंदी, ऐसा। फिर वो लोगों को काम बांट दिया गया। अब टीचर्स का काम क्या हो जाता है कि उनको अपने गोल तक पहुंचाना, यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उन स्टूडेंट को एक रिजल्ट देना कि हाँ तुम सही सीखे हो, सही जानते हो, ऐसा। तो ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्कूल का गोल कि उसके स्कूल से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क कि उन्होंने डिवाइड कर दिया सभी का काम। कोऑर्डिनेशन कि वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो रखना। फिर सोशल सिस्टम की एक दूसरे के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है उन लोगों का, कि जो मैथ्स टीचर है वो इंग्लिश टीचर या फिर पीटी टीचर के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है, दूसरे मैनेजमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ये ऑब्जेक्टिव कि सबका गोल क्या है, एक ही है या अलग अलग है, कि सिर्फ एक ही अपना खाली मैथ्स का मुझे गोल देखना है, या फिर स्कूल को छोड़ दो, स्कूल का भूल जाओ, ऐसा नहीं। उनको सभी का गोल को देखते हुए चलना है कि उनका जो गोल है वो तो अचीव करना ही है, साथ में जब वो गोल अचीव होगा तो दूसरे गोल भी उसके साथ अचीव हो रहे या नहीं हो रहे वो देखना भी होता है। फिर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप
कोऑपरेटिव रिलेशनशिप कैसे, कि जैसे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, उसने एक कोऑर्डिनेशन किया, उस तालमेल कैसा है दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ वो देख लिया। उसके बाद उनका सोशल सिस्टम देख रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों से कैसा बिहेव कर रहा है, उनके साथ कैसा है। फिर सोशल सिस्टम में क्या आ जाता है, सोशल सिस्टम में कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला है वो क्या जानता है सेल्स डिपार्टमेंट में कौन है, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट वाला जानता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड कौन है, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन 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 जॉब कर रहा है, क्या ये जानता है। अगर नहीं जानता है तो उसे कोशिश किया जाता है कि जान सके, वो कहीं मिल सके, तो वैसा एक पॉइंट भी बनाया जाता है जिसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, की उस सभी का गोल एक ही है या फिर डिफरेंट डिफरेंट है ये। फिर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वो लोग एक तरीके का बॉन्डिंग उन लोग का किस तरीके का है, काम के साथ उनका कैसा बॉन्ड है। फिर आता है वेल डिफाइंड हायरार्की। वेल डिफाइंड हायरार्की जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और प्रीवियस वीडियो में भी देखा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की। टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ ऑर्डर देता है मिडिल वालों को, मिडिल वाला एकदम लोअर को बताता है, और लोअर वाला रिपोर्ट देता है मिडिल को, और मिडिल वाला रिपोर्ट देता है टॉप को। तो ये होता है वेल डिफाइंड हायरार्की, जिसको हम लोग ट्राइंगल रूल भी कहते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन, कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसा है, उसके डिपार्टमेंट के जो हेड है उनके साथ कैसा कम्युनिकेशन है, सही है या गलत है, ये सारा चीज़ डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजिंग में। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसका पहला टाइप आ जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग जो है वो, जैसे कि अभी हम लोग हायरार्की को समझ रहे थे, हायरार्की मैनेजमेंट को, ये वही होता है कि इसको ऊपर से जो ऑर्डर मिलता है वो उसको फॉलो करता है, और ऊपर वाले को जो नीचे वाले को ऑर्डर देता है, ऊपर वाला जो नीचे वाले को ऑर्डर देता है वो इसे समझता है। तो हम लोग जैसे कि एक तरह से ऐसे देख सकते हैं कि जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल वालों को ऑर्डर देता है, और मिडिल लेवल वाला ऑर्डर लोअर लेवल वालों को देता है, और जब सारा काम हो जाता है, गोल अचीव हो जाता है, तो लोअर लेवल वाला जो होता है वो मिडिल वाले को रिपोर्ट करता है, और मिडिल वाला जो है वो टॉप लेवल को करता है। ऐसा नहीं है कि उन लोग का जो डिपार्टमेंट है अलग अलग। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट है 4 ABCDE। अब वहाँ पे क्या हो गया कि ए लेवल का लोग जो है, ए आदमी एक डिपार्टमेंट का जो है वो सी डिपार्टमेंट को जाके सी डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मल नहीं होता, आपको उसी को रिपोर्ट देना होगा जो उस डिपार्टमेंट का बंदा है। जैसे कि ए डिपार्टमेंट का है तो ए डिपार्टमेंट के मिडिल लेवल को ही वो रिपोर्ट करेगा, और ए डिपार्टमेंट वाला टॉप लेवल को जाके देगा। टॉप लेवल एक ही होता है, बाकी उसके नीचे जो होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग मीन्स द ऑर्गेनाइजिंग एज deliberate, planned, designed and duly sanctioned by competent authority। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया वो चीज़ यहाँ पे भी लिखा जा रहा है। फिर अब इसके मेरिट्स को समझते हैं। इसका पहला मेरिट क्या आता है, सिस्टमेटिक वर्किंग। तो वर्किंग क्या है कि सेम है कि जो टॉप लेवल दे रहा है वो एक सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, टॉप लेवल वाला मिडिल को दे रहा है, मिडिल वाला लोअर को दे रहा है, ये भी होता है। फिर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना, वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये करना। फिर नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, की इसमें ओवरलैप नहीं कर सकता है कोई भी, कि चलो ये मैं किसी और को बोल दूंगा तो हो जाएगा। यहाँ पे सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना अपना सारा अथॉरिटी दिया रहता है। फिर कोऑर्डिनेशन, की एक दूसरे के साथ कैसा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपने जॉब के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ, और उनका गोल एक जैसा है या नहीं, ये देखना। फिर आता है क्रिएशन ऑफ चैन ऑफ कमांड। चैन ऑफ कमांड है वो सही तरीके से क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, फॉर्मली हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखना। उसके बाद आता है मोर एम्फेसिस ऑफ वर्क, कि और भी ज़्यादा काम मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या दूसरे किसी को दिया जा रहा है, ये चीज़ देखना। ये मेरिट्स हो गया। अब हो जाता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है डिले, कि आप अगर अपने लेवल के लोगों से बात करें, अपने टॉप लेवल फिर उसके टॉप लेवल, तो इसमें रिजल्ट आने में या फिर आपको कोई ऑर्डर आने में टाइम लगता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, आप एक एम्प्लॉय हो और आपको छुट्टी चाहिए, तो आप अपने टॉप लेवल को दिए, वो टॉप लेवल उसके टॉप लेवल वालों को देगा। तो इसके लिए जो इसके बीच में जो टाइम जो बच रहा है, टाइम जो खराब हो रहा है, ये होता है डिले। फिर आता है इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। ये सोशल नीड को इग्नोर करता है कि उस आदमी को कैसा डिपार्टमेंट चाहिए, उस आदमी का कैसा थिंकिंग है, उसको अपने तरह के लोग मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, फ्रेंडशिप एक दूसरे के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इग्नोर करता है। फिर इम्पासिस ऑफ वर्क ओनली, ये सिर्फ
अपने काम से मतलब रखता है और दूसरे किसी चीज से मतलब नहीं रखता है। ये हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग का मेरिट्स और डिमेरिट्स, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है वो हम लोगों ने समझा। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा पॉइंट, जो कि है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग से हम लोग एकदम समझ सकते हैं जो फॉर्मल है उसका एकदम ऑपोजिट होगा, कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी आदमी किसी को भी कोई भी ऑर्डर दे सकता है। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल वाला मिडिल वाला को ऑर्डर देगा, ऐसा नहीं है। वो ऑर्डर तो देगा ऊपर से ही, लेकिन वो डायरेक्ट हो सकता है सीईओ जो है अपने डायरेक्ट एम्प्लॉय को बोले, मिडिल लेवल को ना बोले, या मिडिल लेवल जो है, मिडिल लेवल का जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला, वो किसी और आदमी को, सेल्स डिपार्टमेंट वाले को कुछ एक्स्ट्रा दूसरा काम दे सकता है। ये चीज होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आप लोग डेफिनेशन को पढ़ भी सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फास्ट कम्युनिकेशन, जो उसका मेरिट होता है। इसमें क्या होता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से और जल्दी फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आपको छुट्टी चाहिए, इमरजेंसी है, तो आप डायरेक्टली अपने हेड डिपार्टमेंट से जाके बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मिडिल लेवल में बात करना है फिर जाके ऐसा होगा, ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो अगर आपको इमरजेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों चीज़ें होती है, मिडिल लेवल भी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग भी होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग भी होता है। तो इसमें एक मेरिट आ जाता है कि ये फास्ट कम्युनिकेशन होता है। दूसरा कि ये फुलफिल करता है सोशल नीड को। देखिए सोशल नीड को आप लोग हो सकता है नहीं समझ रहे होंगे ठीक से, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि हम लोगों ने स्कूल में देखा है कि एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसके साथ वो फ्री टाइम पे बात करता है, उसके साथ हो सकता है वो लंच करता है, या फिर जो हेड टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो किसी पसंदीदा उसके जो फ्रेंड टाइप के जो टीचर्स हो गए होते हैं उनसे वो जाके अच्छे से बातचीत करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसके साथ वो लंच करता है, खाता पीता है, घूमता फिरता है, ऐसा कुछ भी, या उसे हर चीज़ में प्रेफर करता है कि अच्छा तुमको मैं ये अथॉरिटी देता हूँ या फिर तुम ये करो। तो ये चीज़ होता है कि वो अपने सोशल नीड को फुलफिल कर रहा होता है, कि उसको अपना पसंद का कुछ उसके थिंकिंग का आदमी मिल गया, पर्सन मिल गया, जिसके साथ वो अपने थिंकिंग थॉट्स को शेयर कर सकता है। फिर आता है करेक्ट फीडबैक। यहाँ पे फीडबैक भी सही मिल जाता है, कि अगर होता है कितने लोग की बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि वो पॉलिटिक्स खेलते हैं। पॉलिटिक्स कैसा खेलते हैं कि अगर आप उसके सीनियर पोस्ट पे हो, उसी लेवल के हो, लेकिन आपके साथ वो होता है कि आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, प्रमोशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका टॉप लेवल के साथ, आपका जो टॉप लेवल है वो उसके टॉप लेवल के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट कर रखा हुआ है, और सोशल फुलफिलमेंट के कारण वो दूसरे आपको छोड़कर दूसरे किसी को प्रमोशन दिलवाता है, या फिर दूसरे किसी को थोड़ा सा इंसेंटिव्स दिलाता है, लेकिन आपको इग्नोर करता है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ होता है कि डायरेक्ट आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपने टॉप लेवल के साथ या किसी के भी साथ, तो यहाँ पे आपका जो फीडबैक होता है वो करेक्ट होने लगता है कि नहीं ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है, ये सही है, इसका काम सही है, इसका प्रोसेस सही है, इसका टारगेट सही है, ये सारा चीज़ होता है, करेक्ट फीडबैक होता है यहाँ पे। फिर अब हम लोग समझते हैं इसके डीमेरिट्स को, कि इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला डीमेरिट्स होता है कि नो स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। यहाँ पे काम का स्मूथ फ्लो काम नहीं होता है, इसमें नो स्मूथ रहता है। ये थोड़ा सा अलग तरीके का काम होता है। हो सकता है कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम दे दिया गया कि एम्प्लॉय नहीं आए, या फिर वर्क प्रेशर ज़्यादा है इसलिए आपको दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम दे दिया गया, तो यहाँ पे कोई स्मूथ फ्लो नहीं होता। फिर स्प्रेड रूमर्स, देखिए स्प्रेड रूमर्स होता ही है कि आप मान लीजिए अगर आप टॉप लेवल मिडिल लेवल में हो और आपका टॉप लेवल के साथ अच्छा बॉन्डिंग हो गया है, वो आपसे बातचीत करता रहता है कोई भी डिस्कशन के लिए, तो हो सकता है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स है या फिर दूसरे टीम के मेंबर्स, अगर आपके एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसमें आपका किसी तरह का हाथ नहीं, किसी तरह का साजिश नहीं, किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन तब भी उसके अंदर ऐसा रूमर फैल सकता है कि हाँ हो सकता है उसने ही मेरे बारे में कंप्लेन किया हो, या फिर पक्का इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो, ऐसा थिंकिंग आता है। तो ये एक तरह का रूमर भी फैलता है, और आप एक दूसरे को शेयर करते हो कि हाँ ये टॉप लेवल मिडिल लेवल वालों के बीच में कुछ रिलेशनशिप चल रहा है, ये लोग रिलेशनशिप में है, या फिर कुछ भी है कि ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है, या फिर इन्होंने ही मेरा कंप्लेन करवाया है, तुम इनसे बच के रहो, ऐसा ऐसा चीज़। तो ये होता है डीमेरिट्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग के। तो दोस्तों
ये वीडियो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था, तो हम लोगों ने इस वीडियो को आज कंप्लीट किया चैप्टर 2 को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहे मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।